Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well and preparing well for your exam. Today we are starting another chapter which is chapter 5 India's policy towards USA. अगर आपने प्रीवियस 4 चैप्टर्स नहीं कवर किए हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए उस वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इस पूरे बुक का। अगर आप वो प्रीवियस 4 चैप्टर्स कवर कर लेंगे तो ये चैप्टर्स आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। ओके एंड अगर आपने कवर कर चुका है तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. One small request again, you don't have to keep following every line in this book. बस अपने कानों को खोल लीजिए and listen carefully what I'm about to explain. I will break everything down in a simple way and you only need to focus on the understanding. And don't worry, मैं कुछ भी skip नहीं करूँगी, कुछ भी important skip नहीं. Okay? Now let's start with the introduction as usual. देखो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यूएस के टूवर्ड्स कैसे रही है ये हम लोग समझते हैं. पहले प्रेजेंट रिलेशनशिप को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये रिलेशनशिप टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे डेवलप हुई है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया और यूएसए का रिलेशन कभी भी कम्प्लीटली स्मूथ नहीं रहा है. कभी कोऑपरेशन हुआ है, कभी डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, कभी फ्रेंडशिप और कभी मिसट्रस्ट. इसीलिए इस रिलेशनशिप को अक्सर हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप कहा जाता है. नाउ अगर हिस्ट्री देखें तो कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया यूएस का रिलेशन कैसा था. इंडिया यूएस का रिलेशन समझने के लिए हमें कोल्ड वॉर के पीरियड में जाना पड़ेगा. कोल्ड वॉर एक इंटेंस राइवलरी वाली पीरियड थी जहाँ जो दो सुपर पावर्स ब्लॉक्स बन गए थे. यूनाइटेड स्टेट जो कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था एंड सोवियत यूनियन जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे. उस वक्त नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को डिसाइड करना था कि उन्हें किस कैंप में ज्वाइन करना है. लेकिन इंडिया ने एक अलग रास्ता चूज़ किया. इंडिया ने अडॉप्ट किया पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. मतलब इंडिया किसी मिलिट्री ब्लॉक्स का हिस्सा नहीं बनेगा और अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करेगा. ये तो आपको मैंने पहले भी पढ़ा चुका है, तो ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले इन चैप्टर्स में. और ये सब कैसे डिटरमाइन करता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स यूएसए. नाउ इंडिया और यूएसए के बीच प्रॉब्लम्स क्यों आई. अब सवाल यह है कि दोनों कंट्री जो है डेमोक्रेसी को वैल्यू करते हैं, तो इतने टेंशन्स क्यों हैं. तो सबसे बड़ा वन ऑफ द मेन रीज़न है पाकिस्तान. कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए पाकिस्तान को अपने इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलाई मानता था. पाकिस्तान साउथ एशिया और गल्फ रीजन में अमेरिका के इंटरेस्ट को सपोर्ट करता था. इसी वजह से यूएसए की पॉलिसी अक्सर पाकिस्तान के फेवर में होती थी. इंडिया को लगता था कि अमेरिका पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसी फॉलो कर रहा है, यानी यूएसए पाकिस्तान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है और इंडिया की कंसर्न्स को इग्नोर कर रहा है. नेचुरली इसी मिसट्रस्ट और टेंशन्स के कारण जो इशू है इंडिया और यूएसए के बीच बढ़ता रहा. ओके, नाउ द अनदर रीज़न इज़ इकोनॉमिक डिफरेंस. इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अडॉप्ट की थी मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं. इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी क्लोज्ड थी. इंडिया ने इम्पोज किया हाई टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स पर हाई टैरिफ इम्पोज किया, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाए फॉरेन कंपनीज़ पर. उस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी अमेरिकन थी. ओके, लेकिन इंडिया के रेस्ट्रिक्शन की वजह से ये कंपनीज़ फ्रीली इंडिया में काम नहीं कर सकती थी. इसलिए इंडिया यूएस के इकोनॉमिक रिलेशंस भी काफ़ी लिमिटेड रहे. नाउ एंड थर्ड रीज़न था आइडियोलॉजी डिफरेंसेस. ये सब हम लोग इश्यूज़ कवर करें कि इंडिया और यूएस के बीच क्या रीज़न्स थे जो कभी उन लोग के बीच जो रिलेशनशिप था स्मूथ नहीं हो पाई. तो मैंने आपको 2 रीज़न्स ऑलरेडी बता दिए. पहले तो हिस्ट्री बता दिया आपको, फिर जाके 2 रीज़न्स क्या थे, पाकिस्तान, एंड सेकंड इज़ इकोनॉमिक डिफरेंसेस, एंड थर्ड इज़ नाउ दिस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस. इंडिया की इकोनॉमी पॉलिसी सोशलिस्ट ओरिएंटेशन वाली थी. साथ ही इंडिया के सोवियत यूनियन के साथ क्लोज रिलेशंस थे. इसी वजह से यूएसए को लगता था कि इंडिया सोवियत कैंप की तरफ लीन कर रहा है, इवन दो ऑफिशियली इंडिया नॉन अलाइंड फॉलो करता था.
कई वेस्टर्न स्कॉलर्स ने भी इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया। उनका कहना था कि कम्युनिस्ट एक्सपेंशन के खतरे के समय कंट्रीज़ को ओपनली यूएसए के डेमोक्रेटिक कैंप को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इंडिया ने अपने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को स्ट्रांगली डिफेंड किया। इंडिया ने कहा कि हर कंट्री को अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करने का हक है। नाउ कोल्ड वॉर के बाद इंडिया यूएस के रिलेशंस के क्या हुए? 1991 में आपको पता है सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। इसके बाद कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गई। अब यूएसए दुनिया का एक सोल सुपर पावर बन गया। इससे इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट कम्प्लीटली चेंज हो गया और इंडिया और यूएस के बीच कोऑपरेशन के नए अपॉर्चुनिटीज़ खुले। ओके, अब देखो कोल्ड वॉर के बाद भी इंडिया और यूएसए के जो गोल्स थे ना, डिफरेंट थे, सेम नहीं थे। यूएसए का मेन गोल था अपनी डोमिनेंट ग्लोबल पोजीशन को मेंटेन करना, वहीं इंडिया का मेन गोल था अपना रीजनल और ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाना ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग हो और वर्ल्ड अफेयर्स में बड़ा रोल मिले। ओके, नाउ इंडिया एज अ रिविजनिस्ट पावर। टेक्स्ट बुक कहता है कि इंडिया एक रिविजनिस्ट पावर है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो अ कन्फर्मिस्ट पावर एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल सिस्टम को वैसे का वैसा एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन एक रिविजनिस्ट पावर सिस्टम में रिफॉर्म चाहती है। इंडिया बार बार डिमांड करता है रिफॉर्म की इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म की डिमांड करता है, क्योंकि इंडिया मानता है कि करंट सिस्टम आज की रियलिटीज़ को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करता। इसीलिए इंडिया को रिविजनिस्ट पावर माना जाता है। नाउ चाइना और पाकिस्तान का चैलेंज भी है। देखो कोल्ड वॉर के बाद भी इंडिया यूएस के रिलेशनशिप चाइना और पाकिस्तान जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं। चाइना की ग्रोइंग इकोनॉमीज़ और मिलिट्री पावर ने दोनों को कंसर्न दिया। साथ ही चाइना पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी इंडिया के लिए चैलेंज है। ये कॉमन कंसर्न इंडिया और यूएसए को और करीब ले आया। ओके, नाउ अब इंडिया यूएस कॉपरेशन क्यों बढ़ रही है धीरे धीरे? सिंपल है, मैंने क्या कहा, यूएस चाइना की ग्रोइंग पावर को लेके कंसर्न है और इंडिया भी चाइना की बॉर्डर एक्टिविटीज़ और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेके कंसर्न है। अब दोनों कंट्रीज़ को सेम चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं तो कॉपरेशन नेचुरली बढ़ता है। इसी वजह से पोस्ट कोल्ड वॉर इरा में इंडिया यूएसए स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो अगर मैं आपको क्विक रिविजन दूँ पूरे इंट्रोडक्शन का, तो कोल्ड वॉर पीरियड में आपको याद रखना है कि इंडिया नॉन अलाइनमेंट फॉलो करता था, यूएस फॉलो करता था पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसी, इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे और यूएसए को लगता था कि इंडिया सोवियत यूनियन के क्लोज है। नाउ कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, यूएसएसआर कोलैप्स हो गई, यूएसए का जो है सोल पावर बन गया। इंडिया ने ग्रेटर ग्लोबल रोल सीक करने की कोशिश की और इंडिया ने ग्लोबल रिफॉर्म की डिमांड की। चाइना और चाइना पाकिस्तान पार्टनरशिप ने इंडिया और यूएस को क्लोज लाया। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। आई नो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, बट आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट नाउ। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट दी अर्ली ईयर्स को समझते हैं। देखो इंडिया यूएस रिलेशंस के अर्ली ईयर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। कभी दोनों कंट्रीज़ ने क्लोजली कोऑपरेट नहीं किया, देखो कभी कभी दोनों ने क्लोजली कोऑपरेट किया और कभी सीरियस डिसएग्रीमेंट्स भी हुए। इसीलिए स्कॉलर्स इंडो यूएस रिलेशन को अक्सर रोलर कोस्टर रिलेशनशिप कहते हैं। दैट्स व्हाट योर बुक आर सेइंग। ओके, देखो इंडिया की इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात करते हैं। इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ और वही समय पर जब दुनिया में कोल्ड वॉर एंटर हो गई। यूएस उस वक्त दोनों कैंप्स में डिवाइडेड थी, वर्ल्ड उस वक्त अमेरिकन ब्लॉक्स, सोवियत ब्लॉक्स, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया। नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। क्वेश्चन था क्या इंडिया अमेरिकन कैंप्स ज्वाइन करेगा या सोवियत कैंप? इंडिया ने दोनों में से किसी को नहीं चूज़ किया। इंडिया ने अडॉप्ट क्या किया, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो बेसिकली क्या था, इंडिया किसी मिलिट्री बॉक्स का हिस्सा नहीं बनेगा और अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करेगा। अब देखो
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का बर्थ कहाँ हुआ? देखो ये सब मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आपके बुक में ही ये सब चीज़ें इतनी रिपीट होके आ रही है. दैट इज़ इट इज़ ऑल अबाउट. ओके, नाउ इंडिया सिर्फ खुद को नॉन अलाइंड रखना नहीं रुक अपने आप को नॉन अलाइन करके नहीं रुक सकता था. उसने नए इंडिपेंडेंस कंट्री को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की. इस प्लेटफॉर्म को बोला गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. देखो नैम का नॉन अलाइंड मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या थे ये आपको याद रखना है. न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्री की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना, मिलिट्री अलायंस को अवॉइड करना, पीस और डेवलपमेंट प्रमोट करना, डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कलेक्टिव वॉइस देना. ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव थे नैम के. नैम ऐसे और अफ्रीका एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज़ में काफ़ी पॉपुलर हुआ, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जो ये या तो रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुई थी या अभी कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट फाइट कर रही थी. इस मूवमेंट को मेनली लीड किया था इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड यूगोस्लेविया ने. ठीक है. नाउ इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या थी? दोनों सुपर पावर्स की फ्रेंडशिप. देखो इंडिया की पॉलिसी काफ़ी प्रैक्टिकल थी. इंडिया चाहता था कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन किए जाए. इससे इंडिया को स्ट्रेटिजिक एडवांटेज मिलती, क्योंकि इंडिया दोनों साइड से हेल्प ले सकता था और बिना किसी एक पर डिपेंड हुए. राइट. इंडिया ने दोनों कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम में, जैसे 5 ईयर प्लान या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, इन सब चीज़ों में. नाउ अर्ली में इंडिया यूएस के रिलेशनशिप में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए. कई लोग सोच रहे थे कि कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप हमेशा ख़राब थे, लेकिन ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है. कभी कॉपरेशन भी हुई है. सबसे पहला कॉपरेशन हुआ था आपको याद रखना है, एजुकेशनल कॉपरेशन. यूएस ने इंडिया के अर्ली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी इस्टेब्लिश करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया. इससे इंडिया का जो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हुआ. दूसरा, एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम सपोर्ट. अमेरिका ने इंडिया का पीसफुल एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम को भी अर्ली ईयर्स में सपोर्ट किया. ओके. थर्ड थी फूड एड और ग्रीन रेवोल्यूशन में. देखो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को सीवर फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ा. यूएसए ने फूड एड प्रोवाइड की और ऐसे प्रोग्राम सपोर्ट किए जिससे लेटर ग्रीन रेवोल्यूशन पॉसिबल हुई, इससे इंडिया की फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ावा मिला. ओके. नाउ देर वेर लॉट ऑफ एजुकेशनल एक्सचेंजेस. दोनों कंट्रीज़ के बीच में ना एजुकेशनल रिलेशंस की भी काफ़ी इम्प्रूव हुई. हज़ारों इंडियन स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाने लगे. इससे स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कनेक्शन बना. एंड इंडियन डायस्पोरा इन अमेरिका. टाइम के साथ मिलियंस ऑफ द इंडियंस यूएस में सेटल हुए. इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी दोनों कंट्रीज़ के बीच एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज बन गई और स्ट्रेटिजिक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया. ओके. सो ये सब मैं आपको कब की बात बता रही हूँ, ये सब अर्ली इंडिया के रिलेशनशिप में जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए थे उसकी बात कर रही हूँ. ये आपको 5-6 पॉजिटिव डेवलपमेंट है, किस तरह के एक्सचेंजेस होते थे याद रखनी है. नाउ मेजर फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे थे इंडिया यूएस के रिलेशंस को, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ. 1 इज़ पाकिस्तान, 2nd इज़ चाइना, 3rd इज़ सोवियत यूनियन, 4th इज़ अमेरिकन पॉलिसी टूवर्ड्स एशिया एंड अफ्रीका. अब देखो यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप में 2 फ्रेजेस हैं, जो आपके एक कोल्ड वॉर का फ्रेज़ है और एक कोल्ड वॉर के बाद का. ठीक है, चलो एक एक करके ये दोनों टॉपिक्स को कवर करते हैं, की सब टॉपिक्स को. वैसे आपको ऑल जो कंसेप्ट है वो तो आपको पता ही है. देखो कोल्ड वॉर के फ्रेज में स्कॉलर्स कहते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान इंडो यूएस जो इंडिया और यूएस का जो रिलेशन था एक रोलर कोस्टर राइड थी. कभी फ्रेंडशिप थी, कभी टेंशन थी, कभी अच्छा चल रहा था, ठीक चल रहा था, कभी बेकार चल रहा था, ऐसा टाइप. नाउ फ्रेंडली रिलेशंस के कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके बुक में दिए हैं, वो वाला आपको याद रखना है. वन ऑफ दोज इज स्यूज़ कनाल क्राइसिस 1956 में हुई थी. स्यूज़ कनाल क्राइसिस के टाइम में इंडिया और यूएसए सेम साइड पर थे. ओके. नाउ उसके बाद आते हैं
देखो ये स्यूज़ कनाल वगैरह अगर आपको अच्छे से नहीं पता तो डोंट वरी, आगे आने वाले पाकिस्तान वाले चैप्टर में, इंडिया फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान में, उसमें हम लोग डिटेल में कवर करेंगे ये है क्या. नाउ प्रेसिडेंट राइट एज़नहावर विज़िट करते हैं 1959 में. वो इंडिया आते हैं, उनको वार्म वेलकम मिलता है. उन्होंने कहा द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया इज़ आवर इंटरेस्ट. ये दिखाता है कि अमेरिका इंडिया के इम्पोर्टेंस को रिकग्नाइज करता है. नाउ नेक्स्ट इज सिनो इंडियन वॉर 1962. जब चाइना ने इंडिया पर अटैक किया तब यूएसए और ब्रिटेन दोनों ने इंडिया को असिस्टेंस दी. ये इंडिया के लिए डिफ़िकल्ट पीरियड में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह था, इवन दो इंडिया हार गया था तब भी. नाउ नेक्स्ट है जॉन एफ कैंडी पीरियड. नाउ उनके पीरियड में जब वो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने रिलेशनशिप काफ़ी कॉर्डिनल रहे हैं. ओके. नाउ प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन भी बनते हैं. तो बेसिकली वो क्या कहूँ मैं, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन को सपोर्ट किया 1966 से 67 में. ड्राउट के टाइम में फूड एड वगैरह दी. फिर एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट आपको याद रखना है डेबिट रिलीफ का 1973 में. अमेरिका ने अपनी इंडिया में एक्यूमुलेटेड रुपीज़ होल्डिंग को लगभग 2/3 कैंसिल कर दिया. लाइक अराउंड $2 बिलियन का ये लाइक डेप्ट को लेने से ओके लाइक कर दिया कि अच्छा अब नहीं देना पड़ेगा. तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रेंडली जेस्चर माना गया था. ओके. और फिर 1978 में प्रेसिडेंट जिमी कार्टर विज़िट करते हैं इंडिया, वो टू इम्प्रूव द रिलेशंस. एंड अमेरिका ने फिर भी इकोनॉमिक एड रेज्यूम की. तारापुरा के लिए न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाईज रीस्टार्ट किया. नाउ इतने सारे अच्छे मोमेंट्स के बाद रिलेशनशिप बेटर क्यों है, ये क्वेश्चन तो आता होगा ना. नाउ द आंसर इज़ पॉजिटिव मूवमेंट के होने के बाद भी डिफरेंसेस बहुत सारे थे. इंडिया का नैम लीडरशिप, अमेरिका चाहता था कंट्रीज़ उनके ब्लॉक्स में आए, लेकिन इंडिया नॉन अलाइनमेंट प्रमोट कर रहा था. तो यूएसए इसे सस्पिशियस की तरह साथ देख रहे थे. एंड सेकेंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग. इंडिया ने 5 years प्लान अडॉप्ट किया और सोशलिस्ट इंस्पायर्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉलो की. कैपिटलिस्ट अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई. तीसरा इज़ कम्युनिस्ट चाइना रिकग्निशन 1949. जब चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया था तो इंडिया ने 1949 में कम्युनिस्ट चाइना को रिकग्नाइज़ किया. तो इससे यूएसए काफ़ी अनहैप्पी था. नाउ फोर्थ इज़ पाकिस्तान यूएस की क्लोजनेस. पाकिस्तान अमेरिका का क्लोज अलाई बन गया और ये मिसट्रस्ट सबसे बड़ा रीज़न था इंडिया की तरफ से क्रिटिसिज्म. ओके. नाउ नेक्स्ट इज़ कोरियन क्राइसिस. इंडिया ने अमेरिका की यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं किया और ये एक और वन ऑफ द रीज़न ऑफ द डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन देम. एंड देन देर इज़ कश्मीर इशू. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर पर इंडिया और अमेरिका के व्यूज़ अक्सर डिफरेंट रहे हैं. बेसिकली यूएस ने ज़्यादातर इसमें पाकिस्तान को सपोर्ट किया, या सपोर्ट नहीं किया तो कम से कम इंडिया की साइड नहीं ली है. नाउ नेक्स्ट इज़ इंडिया यूएसएसआर की क्लोजनेस. इंडिया की यूएसएसआर क्लोज टाइज थे और 1971 में इंडिया ने इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन भी साइन की थी. तो अमेरिका को लगा कि इंडिया सोवियत कैंप की तरफ लीन कर रहा है. एंड देन देर इज़ दिस इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम. इंडिया ने रिफ्यूज़ किया था साइन करने के लिए एनपीटी और सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जो फिर जाके उन्होंने 1974 में पोखरन में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद टेंशन्स और बढ़ गए. तो इतने बहुत सारे रीजंस हैं लाइक सो ऑन करके. तारापुर न्यूक्लियर फ्यूल इशू, बाद में अमेरिका ने तारापुर के लिए न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई को रोक दिया था. एंड देन MTCR इशू आया. अमेरिका ने इंडिया के एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सेस रेस्ट्रिक्ट कर दी. बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन आपको क्या सारे रीजंस याद रखने हैं? आपको रीजंस इतने याद भी नहीं रह पाएंगे. तो मैं आपको मेन रीजंस आपको ऐसे एक एक पॉइंट बता देती हूँ, आपको याद रखना है. देखो, सबसे पहले तो इंडिया का नैम लीडरशिप वाला, क्योंकि वो चाहता था कि इंडिया इधर आए, लेकिन वो तो नैम चूज़ कर लिया, नॉन अलाइनमेंट. बी था इकोनॉमिक की जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग थी, 5 years प्लान्स वगैरह. फिर जाके जो इंडिया ने
चाइना को रिकग्नाइज़ किया था, कम्युनिस्ट चाइना को 1949 में, उसे याद रखना है। चौथा है पाकिस्तान यूएस की क्लोजनेस, फिर कोरियन क्राइसिस, कश्मीर इशू, इंडियन यूएसएसआर की क्लोजनेस और इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम। इतना भी याद रखोगे तो आंसर राइटिंग के लिए आपके पास बहुत कुछ है। ओके, चलो अब इस अर्ली वाले को ख़त्म करते हैं और इससे स्टार्ट करते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर में। 1991 में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया। 3 बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। सबसे पहले तो सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गए, राइट, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, इंडिया की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट की। अब चलो इसे डिटेल में समझते हैं। इन चेंजेस ने इंडिया और यूएसए को दोनों को अपने रिलेशन को एक नया पर्सपेक्टिव देने का मौका दिया। पहले इंडो यूएस रिलेशन को अक्सर स्ट्रैंगिज्ड डेमोक्रेसी कहा जाता था, स्ट्रेंज डेमोक्रेसी कहा जाता था। मतलब दोनों डेमोक्रेसीज थे लेकिन फ्रीक्वेंटली डिसअग्री करते रहते थे। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद रिलेशंस धीरे धीरे इम्प्रूव हुए। जैसे कि देखो, सबसे पहले इम्प्रूव होने का रीज़न था दोनों डेमोक्रेटिक वैल्यूज शेयर करते थे। इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और यूएसए दुनिया का ओल्डेस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी। दोनों कंट्रीज़ ने रियलाइज़ किया कि उनके बीच भी कॉमन वैल्यूज़ है, लाइक डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल फ्रीडम, रिस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, ऐसी चीज़ें। तो जैसे जैसे सोसाइटी ज़्यादा एजुकेटेड और पॉलिटिकली अवेयर हुई, ये शेयर्ड वैल्यू स्ट्रॉन्गर बायलैटरल रिलेशन को इम्पोर्टेंट फाउंडेशन बन गई। अब इंटरनेशनल ऑर्डर भी चेंज हो रहा था। कोल्ड वॉर के एंड के बाद इंटरनेशनल सिस्टम को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब पावर 2 सुपर पावर्स में डिवाइडेड नहीं थी, वर्ल्ड एक नए बैलेंस ऑफ द पावर की तरफ मूव कर रहा था। साथ ही ऐसे इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टर्म्स में रैपिडली इम्पोर्टेंट रीजन बन गया। लाइक एशिया जो है इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टर्म में रैपिडली बहुत इम्पोर्टेंट बन गया रीजन। इसी वजह से मेजर पावर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ने लगा और नए पार्टनरशिप और अलायंस भी बनने लगे। इसी चेंजिंग एनवायरनमेंट में इंडिया और यूएस का कोऑपरेशन के और ज़्यादा रीजन्स मिले। नाउ द अदर रीज़न इज़ प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव कॉन्ट्रीब्यूशन। प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के टेन्योर में दोनों कंट्रीज़ ने रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के सीरियस एफर्ट्स किए। डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद दोनों गवर्नमेंट आगे बढ़ना चाहती थी। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ जो मई 1992 में हुआ, जब इंडिया और यूएस ने जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की। ये सिग्निफिकेंट था क्योंकि इससे पहले डिफेंस कॉपरेशन काफ़ी लिमिटेड थी। उसके बाद जो पीवी नरसिम्हा राव है हमारे प्राइम मिनिस्टर, 1994 में यूएस के ऑफिशियल वीक लॉन्ग में विज़िट करते हैं। इस विज़िट में बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया जाता है। बहुत सारे मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे MOU कहते हैं, वो साइन होते हैं। इस अग्रीमेंट में डिफरेंट फील्ड्स में कॉपरेशन इंक्रीज़ हुई और दिखाया गया कि दोनों कंट्रीज़ अब ज़्यादा विलिंगली साथ में काम करने के लिए। अब कुछ एरियाज़ में उन्होंने डिसअग्री भी किया। वो एरियाज़ थे जैसे ट्रेड इशू, कुछ अमेरिकन ट्रेड लॉज इंडिया के एक्सपोर्ट्स को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे थे। सेकंड है F-16 फाइटर जेट टू पाकिस्तान। इंडिया को अमेरिका का पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट देना सस्पिशियस लगता था। थर्ड इज़ न्यूक्लियर कॉपरेशन इशू। तारापुरा एटॉमिक पावर स्टेशन के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया था। तो तारापुरा एटॉमिक पावर स्टेशन के लिए न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई फिर से डिस्प्यूट्स के रीज़न बन गए। ओके, फोर्थ इज़ टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन। क्रायोजेनिक इंजन्स की सेल्स को अफेक्ट हुई और अमेरिका ने इंडिया को सुपर कंप्यूटर्स बेचने से भी मना कर दिया था। तो इंडिया उस सुपर कंप्यूटर को मेनली एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करना चाहता था, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इंडिया का रिस्पॉन्स उस वक्त क्या था? टेक्नोलॉजी डिनायल को एक्सेप्ट करने के बजाय इंडिया ने अपने कैपेबिलिटीज़ डेवलप करने का डिसीज़न लिया। इंडियन साइंटिस्ट ने अपना खुद का सुपर कंप्यूटर सक्सेसफुली डिज़ाइन कर लिया और ये अचीवमेंट इंडिया की ग्रोइंग टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ का
प्रूफ बनती है। इससे अमेरिका को भी रियलाइज़ हुआ कि इंडिया एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में रैपिडली सेल्फ रिलायंट बन रही है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड इंडिया की ग्रोइंग इम्पोर्टेंस। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया की जो इकनॉमी है वो रैपिडली ग्रो करने लगती है। जैसे इकनॉमी एक्सपैंड हुई, इंटरनेशनल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा, इंडिया इकोनॉमिकली ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गया। इससे इंडिया का कॉन्फिडेंस भी ग्लोबल स्टेज पर बढ़ा। इंडिया का अप्रोच काफ़ी बैलेंस था। एक साइड पर इंडिया ने अपनी स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, दूसरी साइड पर इंडिया फ्लेक्सिबल रहा और म्यूचुअल बेनिफिट के बेसिस पे कॉपरेशन की। अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो इंडिया कॉपरेशन चाहता था, लेकिन स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी को सैक्रिफाइस किए बिना। नाउ इंडिया इवॉल्विंग एज स्ट्रेटिजिक आउटलुक। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हुई, उसके स्ट्रेटिजिक आउटलुक भी चेंज होने लगे। इंडिया सिर्फ एक रीजनल पावर बनकर रहना नहीं चाहता था, अब इंडिया इंटरनेशनल सिस्टम में एक मेजर पावर बनना चाहता था। इंडिया ने इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने और ग्लोबल गवर्नेंस में एक्टिव रोल लेने की विलिंगनेस दिखाई। अब देखो इंडिया के लॉन्ग टर्म्स गोल क्या थे। इंडिया का एक मेजर डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट सिक्योर करना। इंडिया मानता है कि उसकी लार्ज पॉपुलेशन, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस गिविंग कंट्रीब्यूशन एंड ग्रोइंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस की वजह से इंडिया डिज़र्व करता है एक परमानेंट मेंबरशिप। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए यूएस के साथ इम्प्रूविंग रिलेशन और इंडिया की ग्रोइंग इंटरनेशनल रोल एक बहुत ही लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है जो अचीव करना है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अब समझ आ गया होगा। ओके, ये वीडियो ऑलरेडी 26 मिनट्स का हो गया है। इस नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। और अगर कुछ डाउट रह गया हो तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इट टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।